नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। अपने संबोधन में कहा, किसानों को मिल रहा है फसल का बेहतर मूल्य। अब देश में जल्द होंगी 3 करोड़ लखपति दीदी। मदर ऑफ ऑल डील से 99% से ज्यादा भारतीय निर्यात को ईयू के बाजार में मिलेगी पहुंच। लघु और मझोले उद्योगों के लिए भी खुलेंगे नए अवसर। भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बड़ा बाजार। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बनने का दिया निमंत्रण। गोवा में 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक में महत्वाकांक्षी डीप सी एक्सप्लोरेशन समुद्र मंथन का किया जिक्र। कहा, 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश में नए आयाम स्थापित करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल एवं स्वच्छता प्रहरियों के साथ किया संवाद। जल जीवन मिशन की सफलता पर जोर देते हुए कहा, जल संरक्षण, स्वच्छता, गंगा पुनरुत्थान में जल प्रहरियों का योगदान अहम। खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है और अब देश में जल्द होंगी 3 करोड़ लखपति दीदियां। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने खाद्यान्नों का आंकड़ा बताते हुए कहा कि बीते वर्ष भारत ने 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन किया है। वहीं हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बना है। मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। भारत और यूरोपियन संघ के बीच एक बहुत बड़े समझौते की घोषणा कर दी गई है। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। यूरोपीय संघ और भारत दोनों मिलकर दुनिया की 25% जीडीपी कवर करते हैं और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। दोनों के बीच फिलहाल 180 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सबसे बड़ा ट्रेड डील करार दिया। साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है ये। अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी, आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को वैश्विक स्थिरता और आपसी सहयोग को मजबूती देने वाला बताया। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक यानी भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह का ये चौथा संस्करण है। भारत ऊर्जा सप्ताह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश जुटाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी के व्यवहारिक व विस्तार योग्य रास्तों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज के समय में हर क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी पर काम कर रहा है। पीएम ने महत्वाकांक्षी डीप सी एक्सप्लोरेशन समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए बताया कि इस दशक के अंत तक तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश को $100 अरब का प्रयास किया जा रहा है। भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहाँ 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पेट्रोकेमिकल पदार्थों की मांग बढ़ने जा रही है। उन्होंने देश में हो रहे तेज सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि पेट्रोकेमिकल में किया जाने वाला निवेश बड़ी तेजी से बढ़ेगा। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने देश भर से आए जल एवं स्वच्छता प्रहरियों के साथ संवाद किया। संवाद में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता तथा गंगा पुनरुत्थान के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे सभी जल प्रहरियों के योगदान को सराहा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यूथ फॉर गंगा, यूथ फॉर यमुना कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसमें देश भर से 2.5 लाख से अधिक जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि इस सफलता ने महिलाओं के कीमती वक्त को बचाया है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और रेल राज्य मंत्री भी मौजूद रहे।
जल जीवन मिशन के कारण करीब 9 करोड़ महिला जो रोज पानी के लिए दूर तक जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें से उसको छुटकारा मिला है, उसमें उनको मुक्ति मिल सकी है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक प्रयास है। करीब 4.5 करोड़ घंटे ये सभी महिला जो पानी लेने के लिए जाती थी और आती थी, उसमें उसका 4.5 करोड़ घंटे जाते थे। आज उनका ये समय बचा है, वो समय अपने आर्थिक उपार्जन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए या घर के लिए वो उसको खर्च कर सकती है। तो इतना बड़ा फायदा भी उसके कारण महिलाओं को हुआ है। महिलाओं को नल से जल मिलने के कारण उनकी सुरक्षा भी बढ़ी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है। शिवराज ने पत्रकारों से कहा कि भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा। उन्होंने यह कहा कि यह समझौता निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है और दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और हमारी कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है। चौहान ने कहा कि भारत यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ ये समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार वीबीजी रामजी सुधारों के माध्यम से इन मनरेगा की खामियों को दूर कर रही है। इस पहल के तहत 125 दिनों की रोजगार गारंटी के साथ गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों के निर्माण का संकल्प लिया गया है। चौहान ने बताया कि वीबीजी रामजी अधिनियम को देश भर में लागू किया जा रहा है। राजनंदगांव के डोंगरगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय विश्व गुरु जैन आचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बातें कहीं। कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि मिलावटी और घटिया कीटनाशकों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार नए पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर काम कर रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए अहम समझौते पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत कृषि और डेयरी सेक्टर के प्रति बेहद संवेदनशील है। ईयू के साथ हुए एफटीए में भी इसके स्पष्ट संकेत नजर आते हैं। भारत और ईयू दोनों ने ही समझौते में इन क्षेत्रों से जुड़े भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा है। भारत ने अपने संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे डेयरी, पोल्ट्री और कुछ फल और सब्जियों के लिए सीमाएं तय कर रखी हैं। भारत के कृषि उत्पादों को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट रहा है। भारत ईयू के बीच हुए समझौतों को जब अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते को रखकर देखा जाता है तो ये पूरी तरह अलग नजर आता है। असल में अमेरिका जहां इस तरह के समझौते के तहत भारत पर अपना कृषि बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने पर जोर दे रहा है, वहीं इस समझौते में दोनों ही क्षेत्रों के किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। एफटीए के माध्यम से इस क्षेत्र में आने वाले बदलाव आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। भारत ईयू एफटीए के तहत भारत के कृषि और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे भारतीय किसानों और कृषि उद्यमों के लिए कई नए अवसर पैदा होंगे। चाय, कॉफी, मसाले, ताज़ा फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड जैसी मुख्य चीजों की जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी। इससे ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। भारत ने डेयरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयाबीन, कुछ फलों और सब्जियों सहित संवेदनशील सेक्टर्स की समझदारी से रक्षा की है। इससे निर्यात में बढ़ोतरी और घरेलू प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बना रहेगा। ये समझौता भारत को ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा भरोसेमंद और प्रेडिक्टेबल पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। किसानों के लिए इसका मतलब है बिना सस्ती विदेशी फसल की मार झेले हुए नए निर्यात के अवसर, यानी किसानों की आय और संपन्न तौर पर बढ़ेगी। वहीं इंडस्ट्री के लिए मतलब है कम लागत, ज्यादा निवेश और बेहतर टेक्नोलॉजी एक्सेस। इसी संतुलन की वजह से ये महज एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि किसानों और भारत के भविष्य की सुरक्षा है। कटाई के बाद झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक अलग ही गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज है लोक संस्कृति के अनूठे पर्व टूसू की।
धान की कटाई के बाद खुशी और उल्लास का ये महीना चलने वाला ये त्यौहार न सिर्फ पूरे महीने चलता है बल्कि परंपराओं को सहिष्णुता भी है, सामाजिक एकजुटता की मिसाल भी ये पेश करता है। झारखंड की माटी अपनी संस्कृति और पर्व त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पौष महीने की कड़कड़ाती ठंड में जब धान की फसल घर आती है तब शुरू होता है टूसू पर्व का उत्साह, जो सर्दियों की विदाई तक कायम रहता है। इस पर्व के दौरान जगह जगह मेले भी लगते हैं और सामूहिक रूप से टूसू का जश्न मनाया जाता है। टूसू पर्व में लगने वाले इस मेले का सबसे मुख्य आकर्षण होता है चौडल, जो बांस की खपच्चियों और रंगीन कागजों से बनता है। मीनार नुमा ढांचे में तैयार यह चौडल शिल्पकारी का भी बेजोड़ नमूना है। गांव-गांव से लोग ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते इन चौडलों को लेकर मेले में पहुंचते हैं, जहां इनके बीच प्रतियोगिता भी होती है। रांची में आयोजित टूसू महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए। टूसू पर्व की विशेषता यह है कि यह प्रकृति और मानव जीवन के बीच स्थापित सहज एवं आत्मीय संबंध को लोक आस्था के रूप में अभिव्यक्त करता है। टूसू की छटा में राज्य की समृद्धशाली कला संस्कृति की झलक इसकी विशेषता होती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी टूसू मेले में शामिल होकर ढोल नगाड़े बजाए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। टूसू पर्व है ना, ये धान का, धन का और महिला सशक्तिकरण का पर्व है। इस पावन दिन पर हम देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047, आशीर्वाद मांगते हैं। लोहनगरी जमशेदपुर में भी चौडल देखने और इसके गवाह बनने हजारों लोग जमा हुए। आधुनिकता के इस दौर में जहां कई परंपराएं दम तोड़ रही हैं, वहीं टूसू पर्व आज भी लोगों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का माध्यम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए आप जान लेते हैं देश में मंडी भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में कोई अंतर नहीं आया, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़ते हुए नजर आए। एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कपासन मंडी में मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ 26 जनवरी को मक्का का भाव 1700 रुपए था, जो 27 जनवरी को भी 1700 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में भी मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 27 जनवरी को मक्का 2290 रुपए पर टिकी रही। जबकि मध्य प्रदेश की सागर मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 26 जनवरी को मक्का का भाव 1520 रुपए था। 27 जनवरी को इसमें 30 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1550 रुपए हो गया। 27 जनवरी को कुछ और मंडियों पर नजर डालें तो गुजरात की मोडासा मंडी में मक्का का भाव रहा 2025 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का 1550 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 1950 रुपए पर हुए। चालू रबी सीजन में इस साल मक्का की बुआई में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी मक्का की बुआई अब तक 20,92,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। वहीं पिछले साल 2024-25 में इसी अवधि के दौरान ये बुआई 20,12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस बार रबी मक्का का रकबा करीब 80,000 हेक्टेयर ज्यादा है। उधर खरीद सीजन में भी इस साल मक्का की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ मक्का का उत्पादन 288.03 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में खरीफ मक्का की पैदावार 248.08 लाख टन दर्ज की गई थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक अधिक देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद, गढ़शंकर और गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि गुलावटी मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। एग्मार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे।
गुजरात की दाहोद मंडी में 26 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1500 रुपए। 27 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1500 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 26 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1800 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 1800 रुपए पर ही टिका रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 जनवरी को प्याज 1500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 26 जनवरी को प्याज का भाव था 1500 रुपए, 27 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 1600 रुपए पर हुए। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,89,000 टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार करीब 65,22,000 टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। देश में प्याज की बेहतर पैदावार होने से बाजार में इसकी उपलब्धता मजबूत बनी रहती है। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होता है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलती है। सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भंडारण व्यवस्था, बफर स्टॉक और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा दे रही है, ताकि प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही मांग और आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर निर्यात नीतियों में भी बदलाव किए जाते हैं। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में तैयार धान की कटाई करें। यहाँ के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की कटाई जारी रखें। अरुणाचल प्रदेश में खड़ी फसलों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए दिन के समय हल्की सिंचाई करें। इतना ही नहीं, मिट्टी की नमी बनाए रखने और मिट्टी का तापमान सामान्य रखने के लिए सूखी घास या ऑर्गेनिक कचरे से मल्चिंग करें। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों के मुख्य खेतों में कंगनी की बुवाई का काम करें। असम के बराक घाटी क्षेत्र में साफ मौसम को देखते हुए तैयार राजमा की कटाई करें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई भी समय पर कर लें। अगेती सरसों की फलियां पीले से भूरे रंग की होने पर सरसों की कटाई करें। वहीं मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रोपाई के 7 से 10 दिनों के अंदर मरे हुए पौधों की जगह दोबारा पौधे लगाएं। यहाँ के किसान बोरो धान की रोपाई के 2 से 3 दिनों बाद से लेकर कटाई से 7 से 10 दिन पहले तक खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी का जल स्तर बनाकर रखें। मेघालय में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली की कटाई से 3 से 5 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। मणिपुर में आलू की बुवाई के 45 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। आलू की क्यारियों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें ताकि आलू के कंद से मिट्टी हटने पर कंद में कीट ना लगे। मिट्टी की पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से सूखे, रोग मुक्त पत्तों या पुआल से मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश,
जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में विमान हादसा हुआ है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 5 अन्य लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि अजित पवार एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे और उनके जाने से राज्य को एक बड़ा नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत और यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते को लेकर कहा है कि इससे महाराष्ट्र को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर में तेज वृद्धि होगी, साथ ही किसानों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लापंगा में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आदित्य एल्युमिनियम संयंत्र में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।